डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई, लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे चैनल अमन पॉडकास्ट एफएम पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 41, परितोष की दुख भरी कहानी। एक। तभी वह आदमी बोलता है, अगर तुम्हें मेरे बड़े भाई ने भेजा है तो उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज तो भेजी ही होगी जिससे मैं पहचान कर सकूं, जैसा कि उसने मुझे बताया था। क्या तुम मुझे हो उसकी कुछ निशानी दिखा सकते हो? उनकी बात सुनकर अतीक अपने हाथ को आगे करता है और उसके हाथ में एक अंगूठी को देखकर वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तुम्हें उसने ही भेजा है। चलो चलो, अंदर आओ अंदर आओ। वह बूढ़ा आदमी ताली बजाता है और सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, सभी लोग इस लड़के के स्वागत में जुट जाओ और खाने का इंतजाम किया जाए। आज सुबह का नाश्ता मैं इन खास व्यक्तित्व के साथ ही करना पसंद करूंगा। अरे भाई, इस लड़के को मेरे मालिक ने भेजा है, मेरे लिए बहुत खास है। इतने समय बाद तो मेरे परिवार को इतनी ऊंचाइयों पर लाने वाले मलिक से मेरी बात हो पाई है। अब मैं इस रिश्ते को दोबारा नहीं खोना चाहता। 2। इसलिए तुम सभी जाओ और उनके ठहरने का इंतजाम करो। फिर वहां अतीक को अपने पीछे चलने को कहते हैं और आलीशान विला के अंदर घुस जाते हैं। आती इतनी जैसे ही अपने कदम उस विला के अंदर रखे थे, उसे वहां पर रहने वाले लोगों की अमीरी की सुगंध आ चुकी थी। तभी उसे घर के एक आदमी ने उसे बूढ़े आदमी को इतनी खुशी से घर के अंदर आते देख उनके पास जाकर पूछ, अरे चाचा जी, आप इतने खुश कैसे? क्या हो गया? कोई लॉटरी जीत ली क्या आज भी? उस आदमी की आवाज में एक तंज भी छिपा हुआ था जिसे वह बूढ़ा आदमी बखूबी समझ रहा था, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। और कुछ दूर चलने के बाद वह बूढ़ा आदमी अतीक की तरफ देखकर उसे वहां बने सोफे में बैठने का इशारा करता है। अतीक भी बेझिझक होकर उस सोफे में बैठ जाता है। अतीक को सोफे में बैठता देख वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम कुछ देर यहाँ ही बैठो, मैं अभी गया और अभी आया। 3। उनकी बात सुन अतीक ने कहा, कोई बात नहीं, आप आराम से जाए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसकी इतनी सी बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी जल्दी से वहां से चला जाता है। तभी अतीक के सामने वह आदमी आ जाता है जिसने उसका एयरबेस में स्वागत किया था और वहां से यहां तक भी वही गाड़ी में अतीक को लाया था। असल में वह आदमी इस परिवार के लिए काम नहीं करता था, वह सिर्फ सोनार का काम ही करता था। माना कि यह परिवार सोनार का ही है, पर वह इस परिवार को बहुत पहले ही छोड़कर अकेले रहने चले गए हैं, जिस वजह से इस परिवार का अब ज्यादा कोई नाम नहीं रह चुका है, क्योंकि वह अकेला ही शक्तिशाली योद्धा था इस परिवार का। ये तो उसने अपने और उनके संबंध फिर से ठीक करवाने के लिए उन्होंने उस आदमी को, अतीक को, उसके पुराने विला ले जाने को कहा था। 4। कुछ देर बाद अंदर बनी सीढ़ियों से एक लड़का और लड़की चलते हुए नीचे की ओर आते हैं। देखने से लड़का एक जेंटलमैन आदमी की तरह लग रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ लड़की के क्या कहने, उसने जीन्स से बनी हुई एक निकर पहनी हुई थी और ऊपर टॉप, वह भी सफेद रंग का, जिसमें वह लड़की अपने खुले बालों के साथ चलती हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। जैसे ही अतीक की नजर उसे लड़की पर गई, वह उसे देखा ही रह गया, क्योंकि उसका फिगर और लुक और स्किन का कलर सब कुछ ही कमाल का था। वह बहुत हॉट लग रही थी। लेकिन अगले ही पल जब अतीक को उस लड़की की आवाज सुनाई दी, उसे समझ आ गया कि वह बिल्कुल ही एटीट्यूड से भरी हुई है और वह किसी की इज्जत करना भी नहीं जानती, क्योंकि वह उसे लड़के से ऐसी बात कर रही थी जैसे वह कोई उसका गली का यार लफंड हो, क्योंकि उसे आदमी के साथ उसे लड़की का अफेयर चल रहा था, इस वजह से वह उसे ऐसे बात कर रही थी। 5। फिर वह लड़का और लड़की नीचे पहुंचते हैं और जैसे ही उसे लड़के की नजर अधिक के सामने खड़े उसे आदमी पर पड़ती है, वह गुस्से से उसकी तरफ देखता है और फिर उस लड़की की तरफ। फिर वह हल्के चिल्लाते हुए कहता है, शीतल, यह आदमी तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? जब शीतल की नजर अतीक और उस आदमी पर पड़ती है तो उसका भी पारा हाई हो जाता है। वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है, परितोष वर्मा, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हारी औकात भी है यहाँ खड़े होने की? वह जल्दी से उसके पास जाती है और उसे एक जोर का थप्पड़ मरने ही वाली होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके आगे आ जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, बेबी, इसके लिए अपने हाथ खराब करने की, इसके लिए तो मेरी लात ही काफी है। अतीक सोफे पर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। तभी शीतल चिल्लाते हुए आगे आए और उस आदमी, जिसका नाम परितोष था, उसकी तरफ देखकर बोलती है, हमने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हें हमारे विला में अपनी शक्ल भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पुराने मालिक अब यहाँ नहीं रहते, वह यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तो अब क्या करने आए हो तुम यहाँ पर, परितोष वर्मा? क्या तुम्हें करने का इतना ही शौक है? तभी उसका बॉयफ्रेंड अतीक की तरफ देखकर गुस्से में उससे कहता है, और तू कौन है बे चमगादड़ की औलाद? तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूँ? मैं फाजिल पठान हूँ। मेरे सामने तेरी बैठने की हिम्मत कैसे हुई? चल खड़ा हो और मेरे पैरों के गिर के मुझसे माफी मांग। 6।
तभी उसे लड़की की नज़र भी अतीक पर पड़ती है। पहले तो उसने अतीक को इग्नोर कर दिया था, लेकिन जब उसने अतीक को पास से देखा तो वह हैरान रह गई। उसे लड़की ने चिल्लाते हुए अतीक को उंगली दिखाते हुए कहा, ओए चमगादड़ चप्पू, तुझे तो आज से पहले मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। तो क्या कोई नया नौकर है? और अगर नौकर है तो नवाबों की तरह क्या बैठा है यहाँ? तुझे पता भी है यहाँ पर बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा को है, क्योंकि यह पूरे परिवार के मालिक की बैठने की जगह है। और तूने यहाँ पर बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ, तुझसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। पहले परितोष, अगर तुम यहाँ से 10 सेकंड के अंदर नहीं गए तो मैं तुम्हें वहीं पर मरवा डालूंगी। कभी परितोष ने गुस्से से उसे लड़की की तरफ देखकर कहा, बेवकूफ़ लड़की, मेरी जितनी बेइज्जती करनी है कर ले, लेकिन अतीक सर को कुछ भी मत कहना, वरना वरना क्या क्या कर लेगा तू मेरा? उसे लड़की ने गुस्से में कहा, और अच्छा, तो ये लड़का तेरी जान पहचान वाला है, तू ही इसे यहाँ पर लाया है? 7। तभी वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखकर कहती है, बेबी, तुम तब से इन्हें देखे क्या जा रहे हो? तुम देख नहीं रहे हो तुम्हारा दोस्त मुझसे कैसे बात कर रहा है? परितोष ने गुस्से से कहा, कौन दोस्त? अब यह मेरा कोई दोस्त नहीं रहा है। क्या तुमने कभी किसी राजा और भिखारी के बीच दोस्ती होती भी अच्छी है? उसे लड़के के मुंह से यह बात सुन परितोष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अब बहुत हुआ तेरा। अगर अब तूने एक भी शब्द मेरे या फिर अतीक कर के बारे में कहा तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ये बात सुन वह लड़का जोर जोर से हंसने लगा और परितोष की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ा। लड़की यह सब कुछ देखकर बहुत खुश होने लगी। असलियत में सोनार इस इलाके का जाना पहचाना आदमी था। उसने यहाँ पर रहकर बहुत से परिवार खड़े किए और उन सभी को नीचे से ऊपर लाया। ये सभी परिवार उन्हीं के अंदर आते थे और उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह सारी सोनार की ही थी। और सोनार के अंदर ही परितोष वर्मा का खानदान, उस लड़की का खानदान और उसे लड़की के बॉयफ्रेंड का खानदान भी आता था। 8। सोनार की होते हुए ये सभी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त होते थे और परितोष उसे लड़की को पसंद करने लगा पड़ा था। और उसके खानदान की ताकत देख वह लड़की भी परितोष पर फिदा हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही सोनार सब कुछ छोड़कर कहीं और रहने चले गए तो परितोष के खानदान को छोड़कर बाकी किसी भी खानदान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से सभी ने अपनी अपनी पावर्स अपने हाथ में रख ली और हर जगह अपने ही राज चलाने लगे। और इसी बीच परितोष के खानदान के कुछ लोग सोनार के पीछे गए। जब वह लोग सोनार से मिलने गए तो इसी बात का फायदा उठाते हुए बहुत से खदानों ने वर्मा खानदान पर हमला कर दिया और उसकी सारी पावर हथियाने की कोशिश की। जिस दौरान उनके खानदान पर हमला हुआ उसे समय उनके परिवार का कोई शक्तिशाली या ताकतवर आदमी वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि वह हमेशा हमेशा के लिए सोनार की सेवा में ही जा चुके थे, जिस वजह से वर्मा खानदान खत्म होता दिखाई दे रहा था। 9। जब उसे लड़की को इस बात का पता चला तो वह परितोष को अकेला छोड़कर उसके दोस्त यानी कि पठान खानदान के युवराज के साथ अपने संबंध मजबूत करने लगी और उसको अपना बंदा बना लिया। इस बात से परितोष पूरी तरह टूट गया था। परितोष की उसके खानदान में कोई ज्यादा इज्जत तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके खानदान के सभी लोग खत्म होते गए और आखिर में परितोष ही अकेला है जो उसे खानदान में बच गया है। उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी उनके हाथ से जा चुकी है, लेकिन जितना भी बचा है वह सब परितोष के नाम पर है और अब वह लोग परितोष से उसका सब कुछ छीनना चाहते हैं। परितोष तो उस हादसे के बाद कभी इन दोनों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, लेकिन अचानक से ही उसे एक दिन उसके पिताजी का संदेश मिलता है, जो कि बहुत समय पहले ही सोनार की सेवा में चले गए थे। उनके संदेश में कुछ ऐसा लिखा था कि एक लड़का देव दौड़ में कुछ दिन के लिए आ रहा है और तुम्हें उसकी पूरी तरह से ध्यान रखना है। जाहिर सी बात थी कि उसके पिता को नहीं पता था उसके खानदान के साथ क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, जिस वजह से उन्हें अभी भी यही लगता था कि सोनार के रहते हुए जो प्यार उन सभी की खानदानों में हुआ करता था अभी भी वह वैसा ही है। जिस वजह से उन्होंने परितोष को ऐसा भी कहा था कि तुम उसे लड़के यानी कि अतीक को हो सके तो बाकी के खानदान से भी मिलवाना, क्योंकि उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। 10। इन्हीं सभी बातों की वजह से तो परितोष उसे बूढ़े आदमी से अतीक को मिलवाने लाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पर उसे दो ऐसे चेहरे भी दिख जाएंगे जिसे उसे नफरत हो चुकी है। तभी अतीक सोफे से खड़ा होता है और परितोष के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अच्छा तो यही है वह दोनों जिनकी तुम बात कर रहे थे और इनकी वजह से ही तुम यहाँ आना भी नहीं जा रहे थे। अरे तुम्हें इन लोगों से डर लगता है क्या? ये तो मेरे लिए एक हाथ के भी नहीं है। अतीक से पहली बार एयरबेस मिलने की वजह परितोष बहुत खुश था और उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे खोया हुआ सम्मान वापस मिलने वाला है। वह उसे बताता है कि आपको किसी से मिलवाने के लिए भी कहा गया है, जिस वजह से वह उसे बूढ़े आदमी के पास लेकर जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह लोग उसे विला के बाहर पहुंचते हैं तो गाड़ी में बैठे हुए ही परितोष अतीक से कहता है, सर आपको अकेले ही अंदर जाना पड़ेगा। उसकी बात सुन अतीक बोला, लेकिन मुझे तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं अकेले कैसे जा सकता हूं? तब परितोष ने कहा, सर आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर और भी लोग हैं। उसकी बात सुन अतीक ने कहा, गाइड करने वाले बहुत मिले हैं मुझे भी, लेकिन तुमसा कोई नहीं मिला, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। 11। अतीक की बात सुन परितोष का चेहरा बहुत मजबूर दिखने लगा, उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसे ऐसा घबराए देख अतीक ने हैरानी में पूछा, अरे तुम्हें क्या हुआ और तुम मेरी अंदर
जाने की बात को लेकर इतना घबरा क्यों रहे हो उसे? पर परितोष ने डगमगाती आवाज में कहा, सर आपको क्या बताऊं। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर उसने धीरे धीरे अतीक को अपने सारे परिवार की खत्म होने की बात सुनना शुरू कर दिया कि कैसे पठान खानदान और उसके सामने जो विला बना है उसमें रहने वाले खानदान में मिलकर उसके परिवार को खत्म करने की कोशिश की और वह उसमें सफल भी रहे। बस अब वही आखिरी चिराग है जो जिंदा बचा है और उसके पिताजी सोनार के सेवा में पहले ही परिवार को छोड़ चुके हैं। परितोष ने रोते हुए ये भी बताया कि वह शीतल नाम की उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वह उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। अगर मुझसे मांगती तो मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी उसे उसके कदमों में रखते ला देता। वह सही से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसे लड़की ने मुझे धोखा दिया और मेरी आधी प्रॉपर्टी छिन जाने की वजह से वह मेरे सबसे जिगरी दोस्त के पास चली गई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे बहुत मारा और मेरे से दोस्ती भी तोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ उसे लड़की के चक्कर में, जिस वजह से मुझे उनसे मिलने में डर भी लगता है कि मुझे ऐसी धमकी तक दे चुका है, अगली बार उसे मैं दिख गया तो वह मुझे जान से मार देगा। अब आप ही बताइए सर मैं क्या करूं? 12। अतीक ने उसे चुप करते हुए कहा, अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हें आज से अपना दोस्त मानता हूँ और मेरे होते हुए कोई तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारी तरह ही है, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। परिवार का अपने आप से दूर हो जाने का दर्द मुझे अच्छा को नहीं जा सकता है। इतना कहकर अतीक ने मुस्कुराते हुए परितोष की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, तुम मेरे साथ अंदर भी चलोगे और अगर किसी ने तुमसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो फिर उसके लिए मैं हूं ना। अगर तुम मुझे मानोगे तो मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। अतीक की यही बात सुनकर तो परितोष अंदर आया था, लेकिन अंदर जाकर सिचुएशन इतनी जल्दी बदल जाएगी इसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। एपिसोड 42, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। एपिसोड एप्टर 42 ऑफ ऑल ग्रेड नंबर 1। न्यू पावर। 1। वह लड़का और लड़की पारितोष की बेइज्जती कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक और आदमी की एंट्री होती है। देखने से वह 40 से 45 साल के बीच की उम्र का लग रहा था। तभी उसने खांसते हुए उन सभी के बीच में घुसने की कोशिश करते हुए कहा, अरे रुक जाओ सानिया और रफीक, तुम लोग की भिखारी आदमी से ऐसी बात कर रहे हो। तभी वह लड़की उसे आदमी की तरफ देखती है और उसके पास जाती है और उसके गले मिल जाती है। फिर वह आंखों में बनावटी आंसू बनाते हुए कहती है, प्रताप भैया आप आ गए, अगर आप नहीं आए होते तो यह आदमी यूं ही हमारी बेइज्जती करते रहता। 2। वह आदमी उसे सानिया नाम की लड़की का सबसे बड़ा भाई था जिसका नाम प्रताप था और फिलहाल में उस बूढ़े आदमी के बाद वही इस घर का दूसरा मालिक था और उस परिवार का भी। वह अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और आज वह पूरे 3 महीने बाद एक बहुत बड़े बिजनेस के सिलसिले से लौटकर वापस अपने घर आया था और घर आते ही उसने एक ऐसे लड़के को देख लिया था जिसका चेहरा वह कभी भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसे लड़के की वजह से ही वह मरते मरते बचा था और उसको देखकर अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसने पूरा मामला समझ तो वह बीच में कूद पड़ा। 3। फिर वह आदमी परितोष की तरह अपनी नजर करता है और अपनी आवाज में एक खींच के साथ परितोष से कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ और तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया? क्या अब तुम जैसे छोटे लोगों की इतनी औकात हो गई कि वे सीधा हमारे घर के में हाल में आने लगे? फिर वह परितोष की तरफ देखता है और अपनी जेब से 2 तिलिया निकलता है, तुरंत तिलिया का अपने हाथ में एक अलग मुद्रा में रखता है और उन्हें परितोष की तरफ उछाल देता है। जैसे ही वह परितोष के शरीर से टकराने वाली होती है तभी वहां पर एक तलवार आती है और फिर वो तिलियां उससे टकरा जाती हैं और उन तीलियों के उस तलवार की ब्लेड से टकराते ही एक भीषण आवाज आती है और एक बहुत बड़ी आग की चिंगारी निकलती है। 4। तभी उस तलवार के पीछे परछाई दिखती है एक आदमी की। वहां किसी के हंसने की आवाज आती है, हाँ हाँ हम हाँ, तुम्हारी इस तकनीक में दम तो बहुत था, परंतु यह इस लड़के को नहीं छोड़ सकती। ये तो छोड़, तेरी कोई भी तकनीक इस लड़के का बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ। 5। अपने हमले को नाकाम होता देख वह आदमी गुस्से से हड़बड़ा जाता है और फिर अतीक की तरफ देखता है और गुस्से में उसे कहता है, कौन है बे तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई तू हमारे घर में घुसकर हमारे ही हमले को नाकाम कर दे? प्रताप एक नवाब है और नवाब की किसी भी चीज को नाकाम करने की पता है तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिलेगी। तभी अतीक ने हंसते हुए कहा, हाँ तेरी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम मुझसे बात भी कर सके और तू बात करता है मुझे सजा देने की? तू जानता नहीं है अगर मैं अपने हाथ को ऊपर से नीचे भी कर दूं तो तेरे साथ साथ पूरा तेरा घर परिवार भी खत्म हो सकता है। 6। ये बात अतीक ने ऐसे ही कह दी थी, लेकिन असलियत में उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह एक ही बार में उसे परिवार को भी खत्म कर सके। तभी उसे आदमी ने अतीक के जवाब पर गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझे शक्तिशाली लगे इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूं, अगर तुम इस मामले के बीच में ना आओ, यह मेरे परिवार का और इस लड़के के बीच का मामला है, पर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर ना आओ, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। 7। कहीं ना कहीं उसे आदमी को भी अतीक की बेहद फुर्तीली शक्तियों का आभास हो चुका था, जिससे उसे आदमी को भी अब अपने माथे में शिकंज नजर आ रही थी। वह आदमी बहुत चालाक एवं चतुर था, वह बिना किसी मतलब के किसी ताकतवर आदमी से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह अतीक को उसे मामले से दूर रहने के लिए कह रहा था और बदले में उसे छोड़ रहा था, परंतु उसे आदमी को क्या पता था कि अतीक तो अब पारितोष के साथ ही है।
8। उसकी बात पर अतीक एक नज़र पड़ी तो उसको देखा है जिसका चेहरा उखड़ चुका था, और फिर एक नज़र उन लड़का लड़की की तरफ देखा है, फिर हंसते हुए कहता है, मैं मामले से दूर कैसे रह सकता हूँ, तुम मेरे परिवार के एक आदमी पर हमला करो और मैं खड़े खड़े देखता रहूंगा, नहीं प्रतिकार होकर रहेगा, हमले का बदला हमले से ही होगा, बचाव करने का मौका तुम्हें भी दिया जाएगा। इतना कहकर अतीक एक ऊंची छलांग मारता है और अपने हाथ में आग जैसी कुछ चीज जलता है और उसे सीधे फर्श पर फेंक देता है। अगले ही पल फिसस 9। उस पूरे के पूरे हॉल में धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी उसे आदमी को जिसका नाम प्रताप था कुछ महसूस होता है और वह बोलता है, लेवल 3 का धुआं बॉम्ब। उसके इतना बोलते ही उसके मुंह में थप्पड़ पड़ता है और वह धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। 5 मिनट बाद उसे हॉल का सारा धुआं गायब हो चुका था। अब उसे हॉल का हाल कुछ ऐसा था, प्रताप तो खड़ा हो चुका था लेकिन रफीक के मुंह से खून निकल रहा था और वह बेबस हालत में फर्श पर गिरा हुआ था और वही उसी के साइड में वह लड़की गिरी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की मौत हो चुकी है। इस मंजर को देखकर प्रताप कांप पड़ता है और कहता है, क्या कोई इतना खतरनाक भी हो सकता है। 10। तभी सीढ़ियों से एक और बूढ़ा आदमी नीचे आता है और वह हंसते हुए कहता है, अरे मुझे आने पर, लेकिन वह इतने में ही चुप हो जाता है। वह हॉल के माहौल को देखकर चुप हो गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहे और क्या नहीं। तभी उसे आदमी को देखकर अतीक कहता है, जो करोगे वही तुम्हारे साथ भी होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी पोती और उसका ये रांडवा आशिक अगर मर भी जाते हैं तो इसमें तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगी। बूढ़े, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। वैसे भी तुमने आने में जितनी देर की वह तुम्हारी ही गलती थी, वरना शायद आज ये दोनों नहीं मारे होते। 11। इतना बोलकर अतीक परितोष के कंधे पर हाथ रखता है और उसके साथ वहां से दरवाजे के बाहर चल पड़ता है। जब दरवाजे से बाहर निकल रहा था तभी उसे बूढ़े की आवाज सुनाई देती है, तुमने सही कहा था, ये थे ही इस लायक, इन्हें अपने मेहमान की इज्जत करना नहीं आता। अरे इज्जत नहीं कर सकते हो, कम से कम पर वार तो नहीं करो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हारी शक्ति ही परखना चाहता था और वह मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता कर चुका हूँ। आखिर कैसा होने वाला है अतीक का आगे का सफर, और क्या अतीक दो परिवार के बच्चों को मारकर कर दिया है कुछ गलत, आखिर क्या होगा, इन सभी चीजों का जवाब जानने के लिए अभी पढ़िए न्यू पावर, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी कि ATG के साथ। एपिसोड एडाप्टर 43 ऑफ न्यू पावर। 1। पारितोष और अतिक उस विला से बाहर निकल चुके थे, फिर वह दोनों एक दूसरे से बात करते करते गाड़ियों तक पहुंचाते हैं, पर जब वे लोग उधर देखते हैं तो वह पाते हैं कि उधर सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी हुई थी जिससे परितोष आया था, बाकी कोई भी गाड़ी वहां पर नहीं है। तभी पारितोष होश अपने माथे में हाथ रखता है और फिर एक संकोच मेरी आवाज में कहता है, ओ तेरे की, मैं तो भूल गया था कि मैं उन सारी गाड़ियों किराए पर लेकर आया था। उनका टाइम खत्म होते ही वह तो चले गए, लेकिन अब उनका पैसा कौन भरेगा, हम तो बुढ़े के मुंह पर उसकी बेइज्जती करके आ गए। 2। तभी अतिक परितोष की तरफ देखकर उससे पूछता है, तुमने क्या कहा, अभी तुम गाड़ी है किराए पर लेकर आए थे, मतलब वह गाड़ियां तुम्हारी नहीं थी। तब उसकी बात पर परितोष उसकी तरफ देखकर अपनी नजरें झुकाकर कहता है, वह तुमने सही समझा, वह गाड़ियां मेरी नहीं थी, वह तो जब मुझे बॉस को ऑर्डर मिला था तब मैं किराए की कुछ गाड़ियां उठाकर ले आया था, पर लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का ही किराया था और जब 1 घंटा खत्म हो गया तब भी सारी गाड़ियां चली गई। तभी अतिक परितोष से पूछता है, तुम्हारा बॉस कौन है, कहीं वह बुद्ध ही तो नहीं। 3। परितोष बोल, कौन बुढ़ा, अरे मेरा लीडर तो मां नहीं। हाँ तुमने सही कहा, हाँ जिस बुजुर्ग आदमी ने तुम्हारी मदद की थी उसी ने मुझे ऑर्डर दिया था, वह मेरा बॉस तो नहीं, पर मैं उसे बॉस बोल ही देता हूँ। अरे पर कोई बात नहीं, हमारे पास ये गाड़ी है ना। तभी अतिक सामने की तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत शानदार गाड़ी है, तुम इस गाड़ी में आ कैसे गए। चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे भी यहाँ से निकलना ही है, तुम्हारा काम भी हो गया, अभी हम लोग इसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, जल्दी से तुम मुझे मिनट तक पहुंचा दो, फिर तुम्हारा घर, मेरा सफर खत्म हो जाएगा, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम मुझे भेज सके याद कर सकते हो। 4। फिर वे दोनों उसे गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। 1 घंटा 30 मिनट के बाद ये दोनों मेन अड्डे पर पहुंच गए। एक जगह पर पहुंचकर अतिक परितोष को गाड़ी रोकने को कहता है और फिर गाड़ी से उतर जाता है। उसके पीछे पीछे परितोष भी गाड़ी से उतर जाता है और फिर उससे पूछता है, आप यहाँ पर क्यों रुके हैं। 5। अरे भाई बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं फिर बात करते हैं, फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। उसकी बात सुन परितोष के चेहरे पर रहस्य में मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने आप से ही कहता है, यही तो चाहिए था ना। फिर कुछ देर चलने के बाद वे दोनों एक होटल पर पहुंचते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद वे दोनों खाना खाकर वहां से निकलते हैं, फिर वह वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। 6। वहां पहुंचकर पारितोष अपनी आंखों में छोटी मोटी नमी लाकर उसकी तरफ देखा है और कहता है, सर मेरा और आपका कुछ ज्यादा परिचय तो है नहीं, परंतु मैंने जितना भी समय आपके साथ बिताया मुझे आपके साथ अपने सगे भाई के जैसा ही एहसास हुआ, या फिर कहूं कि उसे भी बढ़कर। शायद अब हम दोनों के एक दूसरे से दूर जाने का समय हो चुका है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसी के साथ वो अपनी गाड़ी पर चढ़ता है और वहां से अतिक को अलविदा करके वहां से पूरा हो जाता है। 7। फिर अतिक भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है, फिर वह मेनन अड्डे से निकलकर मार्केट की तरफ चल पड़ता है। 5 घंटे कैसे बीत जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। अब शाम होने लग पड़ी थी, उसे भूख भी लगने लग पड़ी थी। वह खाना खाने के लिए फिर से एक होटल की तलाश करने लगता है कि
तभी उसे एक दुकान दिखाई देती है। उसे उस दुकान से रहस्यमयी संगतियों का आभास होता है और वह अभिलाषा के कारण बस उसे दुकान में घुस जाता है। उसे दुकान के अंदर घुसकर उसे सुनाई देता है, आप क्या लेना चाहेंगे सर? कहीं आप भी वही चित्रकटासुर का खून ही तो नहीं लेना चाहते? अरे उसे खून के तो क्या ही कहने, एक बूंद खून से ही कोई शक्तिशाली आदमी 10 से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर तक के दायरे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, और आप मुझे देखने से ही ताकतवर आदमी लग रहे हैं, क्या वही खून लेना पसंद करेंगे? 8 तभी अतिक को दिखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसने उससे ये सब बातें कुछ सेकंडों में ही कर दी थी। परंतु अतीक ने उसकी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई और दुकान के अंदर के सामान को देखने लगा। दुकान में और भी आदमी थे। जिस आदमी ने अतीक से सबसे पहले बात की थी वह बाकी के आदमियों को बोर करने लग जाता है। कुछ देर बाद इस दुकान में सिर्फ और सिर्फ अतीक ही रह जाता है, क्योंकि उसे आदमी ने अपनी पागलों जैसी बातों से सभी को बोर कर दिया था। तभी वहां पर एक काले कपड़े पहने हुए आदमी आता है जो कि कदकाठी से ज्यादा विशाल था। 9 उसे आदमी का अतीक की वहां पर उपस्थिति महसूस नहीं हुई थी और वह सीधे ही उसे पहले वाले आदमी के पास जाता है और उसके कंधे में हाथ रखकर कहता है, हमें छुप कर रहना है, परंतु छुप कर रहने के लिए भी हमें खाना खाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम अपना काम करो, लोगों को इस दुकान से जितना हो सके उतना दूर रखो, लेकिन कम से कम 2 टाइम के खाने के लिए तो पैसे इकट्ठा कर लिया करो। अरे तुमसे अच्छा काम तो यह कोरल ही कर लेता है। तभी अतिक जो कि उसे दुकान के सामान को देखता फिर रहा था, उसकी नज़र एक कपड़े बेचने वाले आदमी पर पड़ती है जो कि इस दुकान में बैठा हुआ था। उसकी तरफ भी दुकान में आने का एक अलग दरवाजा था जहां से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ आ रही थी। उसके साथ एक और लड़का वहां पर कपड़े बेच रहा था। असल में कपड़े दिखाने और बेचने का काम उसी लड़के का था, लेकिन पैसे रखने का काम उसे आदमी का था। 10 और वह आदमी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, 200 का 4, चाहे बनियान लो, कच्छी को चड्डी लो, ब्रा ले लो, हमारी दुकान में सबसे बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा और सिर्फ 200 में कर, 200 में 4, 200 में 4, 200 में 4 ले लो, सीजन है, सीजन का ऑफर 200 में 4। तभी उसे आदमी की नज़र अतिक पर पड़ती है। एपिसोड 44 पुरानी जान पीपीसोडन वाले एपिसोड आफ्टर 44 ऑफ न्यू पावर। एक जैसे ही उसे आदमी की नज़र अतीक पर पड़ती है वह अपना मुंह छुपा लेता है और अपने साथ ही बैठे लड़के को कहता है, ओ मुन्ना तू यहाँ पर रहकर सामान बेच, मैं बाहर जाकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर उसके साइड में बैठा मुन्ना कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही वह लड़का वहां से निकल जाता है और दुकान के बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे ही अतीक भी चला जाता है। वह आदमी दुकान से बाहर निकल चुका था और वहां से पीछे की तरफ जाने लगता है। अतीक भी उसके पीछे ही आ रहा था। जब उसे आदमी ने अपनी नज़र एक बार पीछे की तरफ घुमाई तो उसे दिखा कि अतीक उसी का पीछा कर रहा है। फिर वह आदमी हड़बड़ाकर भागने लगता है। कुछ दूर भगाने के बाद उसे आदमी के सामने की जगह की रोशनी खत्म हो जाती है और वही आगे एक बहुत बड़ी दीवार भी थी, इसलिए वह आदमी वहीं पर रुक जाता है। 3 तभी पीछे से हाफते हाफते अतीक भी वहां पर पहुंच गया। तभी वो आदमी पीछे की तरफ को मुड़ा और अतीक को देखने लगा। तभी अतीक ने भी उसकी तरफ देखा और फिर उससे कहा, है मेरे साथी मिलकर हाथ बढ़ाओ और अगर नहीं बढ़ा सके तो अपना गला कटाओ। याद है ना कोरल किंग? तभी वह आदमी यानी कि लड़का जिसका नाम कोरल था अतीक की तरफ देखता और फिर कहता है, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? मैंने तो अपना चेहरा पूरी तरह से बदल लिया है। तभी अतीक नहीं हंसते हुए कहा, सिर्फ चेहरा बदला लेने से कुछ नहीं होता, तुमने अपनी शक्तियां नहीं बदली और ना ही तुमने अपना शरीर बदला है, तुम अभी भी वैसे ही हो, इस वजह से मैं तुम्हें पहचान सका। 4 फिर अतीक हंसता है और कहता है, क्या बात है यार, मुझसे ऐसे क्यों भाग रहा था? अच्छा तू ये सब छोड़ और मुझे बात की, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू तो अलकायदा से था ना? फिर तू इस देश में क्या कर रहा है, इस जगह में क्या कर रहा है? और तेरी पर्सनैलिटी तो बहुत ज्यादा थी, फिर आप कहाँ गई तेरी पर्सनैलिटी कच्छे बेचते हुए? चुप हो जा यार, तू क्या जानता है हमारी मजबूरी के बारे में? हमने तो सोचा था हमारी लाइफ उस मारा के साथ काम करके सेट हो जाएगी बिल्कुल तेरी तरह, पर लेकिन हमारी किस्मत तेरी तरह नहीं थी। इतनी अच्छी माना कि हम बुरे लोग हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं कि इंसान की जात के ही दुश्मन बन जाए। 5 हम सब ने मिलकर बहुत साल एक दूसरे के साथ बिताए, ट्रेनिंग ली, काम भी किया, लेकिन फिर भी हम जो हैं वही रहना चाहते हैं। हम अपने अस्तित्व को ही कैसे मिटा दें? और ऊपर से हमारा तुझे तो बड़े बड़े मिशन में भेज देता था और हमने उससे कुछ मांगा तो हमें मांगने के बदले उन्हें खुश करना होगा। इंसानों की बलि देकर साला खुद इंसान होकर इंसानों की बलि मांगता है। अबे वो इंसान थोड़ी ना शैतान है, और एक तू जो इंसान होकर शैतानों वाली हरकतें कर रहा है, राक्षस वाली हरकतें कर रहा है, और ऊपर से अगर हम पकड़े गए तो और हम खत्म हो जाते, इस वजह से हमने उसका साथ देना छोड़ दिया। इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, तू यहाँ से निकल जा। 6 उसके मुंह से इन बातों को सुनकर अतीक बोलता है, नहीं यार भाई, तू मारा के बारे में इतना गलत कैसे हो सकता है? उसने तुझे नया जीवन दिया और तू किन हम लोगों की बात कर रहा है? तू तो मुझे अकेला ही दिख रहा है, मेरे सवालों का जवाब तो दे भाई कुछ। तभी अतीक को एक आवाज सुनाई दी, हम देंगे तुम्हारे सवालों का जवाब की कौन है हम? तभी अतीक की नज़र उसके पास आते लोगों पर पड़ी। जैसे ही उसने उनके चेहरे देखे उसने कहा, मुन्ना भाई, जयशंकर और वीर, तुम लोग भी यहाँ पर हो? मतलब तुम सभी उस दुकान में ही थे और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया।
साथ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सभी एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर उसके पास आए 3 लड़कों में से एक हटा कटा लड़का उससे कहता है, बात करने के लिए ये सही जगह नहीं है, मुझे लगता है हमें अभी घर पर चलना चाहिए, इतने सालों बाद हमने तुझे देखा है, आज घर चल, वहाँ पर बात भी करेंगे और कुछ पुराने पलों को याद भी कर लेंगे। उसकी बात में बाकी 2 आदमी भी हामी भरते हैं। अतीक बोलता है, मगर वो लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले चलते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक अच्छी खासे घर के दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं। 8 फिर मुन्ना अतीक की तरफ देखकर कहता है, ये हम गरीब लोगों का झोपड़ खाना। उसकी बात सुनकर अतीक कहता है, इतने अच्छे खासे घर को बेकार बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा तुम दोनों ये सब छोड़ो, चलो पहले अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। इतना बोलकर जयशंकर दरवाजा खोलना है और इतने दिनों घर के अंदर आ जाते हैं। फिर सभी में हॉल पर सोफे में बैठ जाते हैं। तभी उनके सामने एक लड़का आता है जिसे देखकर अतीक हैरान हो जाता है और वह कहता है, परितोष तुम यहाँ पर, लेकिन तुम तो अपने घर गए थे ना? अतीक को देखकर वह लड़का भी अपने सर को खुजाते हुए कहता है, मेरा घर तो यही है, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 9 तभी जयशंकर परितोष से पूछता है, क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो? उसकी बात का जवाब देते हुए परितोष ने कहा, अरे हाँ, मेरी मुलाकात आज सुबह ही तो इनसे हुई थी और जैसा कि मैं तुम्हें बताया था कि मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने काम दिया था, तो वह काम इन्हीं का था, मतलब इन्हें एयरपोर्ट से पिक करने का। तभी मुन्ना कहता है, अरे हाँ, 10 लाख रुपए मिले क्या? परितोष ने कहा, मिल तो गए हैं, पर तू क्यों पूछ रहा है? कच्चे बेच कितनी कमाई तो तू भी कर ही लेता है। अरे कहाँ भाई, हमारी कहाँ होती है, तुम्हारी सारे अमीर आदमी तो तुम्हें कांटेक्ट करते हैं। 10 फिर जयशंकर कहता है, अच्छा तो तुम दोनों सुबह ही मिल चुके हो? फिर परितोष बोला, तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? मतलब जानते ही होंगे, वरना यहाँ पर कैसे आते हैं? पर लेकिन तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? उसकी बात सुनकर जयशंकर बोला, बहुत लंबी कहानी है, सुनना चाहोगे तो? परितोष ने कहा, ठीक है सुन लेंगे, पैसे भी हम फ्री ही तो रहते हैं 24 घंटे। उसके पीछे से मुन्ना कहता है, अरे कोई बात नहीं भाई, तो खुद को ताना मत मार, मैं दिलाऊंगा ना तुझे नौकरी और तुझे अमीर बन के रहूंगा। उसकी बात पर परितोष ने कहा, फकीर पहले खुद की हालत सुधार ले, बड़ा चला आया तो मुझ अमीर बनने वाला। एपिसोड 45 मारा को छोड़ने के पीछे की कहानी। एपिसोड आफ्टर 45 ऑफ न्यू पावर। एक अतीक ने उनकी तरफ देखकर कहा, अच्छा तुम लोग ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है तुम लोग तो मारा काम करते थे और तुम सभी एक बहुत बड़े अलकायदा संगठन से थे, तो फिर तुम यहाँ पर यह कचरा जैसी जिंदगी कैसे जी रहे हो? और तुम परितोष इनके साथ क्या कर रहे हो? उसकी बात पर जयशंकर ने कहा, बहुत लंबी कहानी है और चालक तुझे सुनाई देते हैं कि हम लोग किस्मत यहाँ पर आकर कैसे रुक गई और हम कैसे कचरे जैसी जिंदगी जीने लगे। इतना कहकर वह दोनों खड़े लड़कों को भी बैठने को कहता है और जब वह दोनों की बैठ जाते हैं तब जयशंकर कहानी सुनने लगता है। वह कहता है, जैसे कि तुझे याद होगा अतीक, बहुत समय पहले हम सभी एक साथ ही काम करते थे, तब हम मारा के लिए तो काम करते ही थे, साथ में हमारा एक बहुत बड़ा संगठन भी था जिसके लिए हम उसके साथ जुड़े हुए थे ताकि हमें इतनी स्ट्रेंथ मिल सके, इतना पैसा मिल सके कि हम उसे हमेशा बरकरार रखें। 3 लेकिन जब तू एक बहुत बड़े मिशन पर गया जो शायद उसे अपर्णा सेन के खानदान पर हमला करने वाला था, जब तू उसे मिशन पर गया था तब तेरे जाने की खबर सुनकर हमें ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा था, लेकिन तब हमने भी मार से जीत की थी कि हमें भी कोई सॉलिड सा धांसूसा खतरनाक मिशन दिया जाए जिसे हम सभी भाई मिलकर कर सके। तब बहुत समय तक उसे मनाने के बाद मारा ने हमें एक रहस्यमय किताब के बारे में बताया। इसके बारे में अब मुझे ज्यादा तो नहीं याद है, लेकिन तब उसने हमसे कहा था कि वह किसी पर्वत में एक संत के या फिर कहीं की एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली आदमी की रहस्यमय गुफा में छुपाई गई है, उसे हमें लाना होगा। जब हमने उसे किताब को लाने का कारण पूछा तो उसने हमें बताया कि वह एक शक्ति ग्रंथ है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उस संत ने उस किताब में अपनी सारी शक्तियां डाल दी है। 4 और मारा उनसे भी शक्तियों को हासिल करना चाहता है। उसे हासिल करने के लिए या तो किसी दिव्य पुरुष का वहां पर जाना जरूरी है या फिर ऐसे लोगों का जो कि बिल्कुल ही मामूली है, लेकिन मारा का खून शैतानी तंत्र मंत्र और काली शक्तियों से भरा हुआ था। इस वजह से अगर वह उसे शहर में पांव भी रखता तो उस संत को मार के बारे में पता चल जाता, और जैसा कि वह संत लौकिक शक्तियों का मालिक है, उसे मार के बारे में पता चलते ही वह उसे एक बार में ही खत्म कर देता। 5 मैंने मारा से एक बार पूछा भी था कि तुम्हें उसे किताब की जरूरत क्यों है? तब उसने कहा था, अभी तक मैं शक्तियों के उसे चरम तक नहीं पहुंचा हूं जहां तक मुझे पहुंचना है। अगर मैं उस शक्ति ग्रंथ को पालूं तो मैं अगर अमर भी हो सकता हूं, मेरी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर मैं असली विनाश करूंगा इस धरती में। और मारा की यही बात मुझे सही नहीं लगी थी, क्योंकि माना हम अलकायदा से थे, लेकिन अलकायदा का मेन मकसद इंसानों की जात को खत्म करने का नहीं होता, बल्कि वह जिस राष्ट्र में राज करना चाहते हैं उसके दुश्मनों को खत्म करने का होता है। 6 फिर जब मैं मारा को इस काम के लिए मना किया, उसने मुझे ये कहकर मनाने की कोशिश की कि मेरे बराबर शक्तिशाली इस समय उनके बीच कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसे बहुत समय तक मन की, लेकिन अंत में उसका सब्र टूट गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं ज्यादा ताकतवर तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सी तकनीकें आती है और मेरे साथ मेरे ये 3 साथी भी थे, तो हमने एक साथ मिलकर मारा हो कुछ समय के लिए भटकाया और फिर हम चारों वहां से भाग आए थे। असलियत में वहां से भगाने के पीछे की असली वजह ये तो नहीं थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें असली बात बताई तो तुम्हें भी कुछ पागलपन से भरा हुआ ही लगेगा। साथ उसकी बात को सुनकर अतीक ने कहा, कोई बात नहीं जय, तुम
मुझे उसके बारे में बता सकते हो? फिर जेशन ने कहा, चलो बात ही देता हूँ, अभी इतना सब कुछ बता रहा हूँ। तो एक रात बारिश के समय हमने देखा कि हमारी रहस्यमयी गुफा में एक अलग ही ऑरा महसूस हो रहा था, जैसा कि कोई नई ताकत वहां पर खुशी हो, और वह ताकत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर लग रही थी। मैंने उसका पीछा किया और जब मुझे दिखा कि वह मर के विशाल हॉल के अंदर थी, तब मैं वहां पर अपनी चोर नज़र से देखा तो मैं डर के मारे हैरान रह गया। मेरे सामने ही एक मसाल लगी हुई थी, मैंने उसे अपने हाथ में पड़ा और दरवाजे के अंदर देखने लगा। तभी मुझे दिखा कि एक बहुत बड़ा विशाल काला साया, जिसकी लाल लाल आंखें थी, वह बोल खिलने हुए एक डायन जैसे लग रहे मारा के सामने खड़ा हुआ था, और वह कह रहा था कि एकावत राय अब अपने शक्ति बंधन श्राप से आज़ाद होकर इस दुनिया से आज़ाद हो गया है, अब वह एक अलग लेवल पर पहुंच चुका होगा। तब मारा कहता है, आठम दुनिया को तो इस चीज के बारे में पता भी नहीं होगा कि कोई आदमी अपना शक्ति बंधन तोड़कर अलग अलग में पहुंचकर इस दुनिया के बाहर भी जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी खतरनाक परिवार है जिन्होंने अपने इस धरती में रहते हुए ही अलग अलग लोग बना लिए हैं, इतनी ज्यादा शक्तिशाली और ऊपर से लेवल पर करने पर भी दूसरी दुनिया में भी जा सकते हैं। काले साए ने कहा, लेकिन उसको एक श्राप भी मिला था, जिस वजह से वह एक बार अपनी शक्तियों 2 लेवल तक बढ़ता तो वह सारी की सारी शक्तियां उसके शरीर से निकलकर वहीं पर एक शक्ति ग्रंथ में कैद हो जाती। उसके बाद अगर वह अपनी शक्तियां बढ़ता तो ही वह अगले लेवल पर पहुंच सकता था, और मुझे इस बात की अभी भी हैरानी हो रही है कि वह अपनी ताकत को 2 बार दूसरे लेवल के चरण तक बढ़ा सका, हमारी तो एक लेवल को भी टच नहीं कर पा रही। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ अमन पॉडकास्ट FM यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है, जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।